हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हासिरो एक नई लव स्टोरी लेकर, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत मिशाओ के साथ होती है, जो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने जा रही होती है, क्योंकि उसका पति लू उसे चाहता ही नहीं है और वो 5 साल से उसका दिल जीतने में लगी हुई थी, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। मिशाओ सोचती है वो यही चाहता है ना कि मैं मर जाऊं, और वो बिल्डिंग से कूद जाती है। इसके बाद मिशाओ को हॉस्पिटल में होश आता है, लेकिन उसकी मेमोरी लॉस हो गई होती है और वो इस बात को भी भूल चुकी होती है कि उसकी तो शादी भी हो चुकी है। एक्चुअली में वो अपने आप को एक टीनेज गर्ल समझ रही होती है, जो कि अभी कॉलेज में पढ़ती है। मिशाओ सोचती है आखिर मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। इसके बाद वो डेट देखती है और शौक हो जाती है, अरे वाह आज तो वेडनेसडे है, मैं अपनी क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे जल्दी से जाना होगा। के बाद वो क्लास में जाने के लिए तैयार होने लग जाती है। तभी वहाँ पर उसका पति लू आ जाता है। मेरी वाइफ ने मेरी नाक में दम कर रखा हुआ है, हर दिन कोई ना कोई ऐसी चीज करती है जिससे मैं प्रोवोक हो जाता हूँ। चाओ तैयार होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोक कर बोलता है, अच्छा तो तुम एक्टिंग कर रही हो क्या, तुम मुझे जानती नहीं हो। मिशाओ बोलती है तुम पागल हो क्या, आखिर तुम कौन हो। लू बोलता है तुम मुझसे पूछ रही हो मैं कौन हूँ, मैं ना तुम्हारा पति हूँ। वो तो हंसने लग जाती है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं अभी ना सिंगल हूँ और अगर मुझे कोई पति ढूंढना भी होगा ना तुम जैसा ओल्ड पर्सन को, तो मैं अपना हस्बैंड नहीं बनाऊंगी। ये सुनकर लू तो शॉक हो जाता है। मिशाओ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, पर वो छोड़ ही नहीं रहा होता, तो वो उसके मुंह पर एक पंच मार देती है। उसे गुस्सा आ जाता है, तुम मुझे कैसे मार सकती हो, और उसे प्रूफ देता है कि उन दोनों की शादी 5 साल पहले हुई थी। ये जानकर मिशाओ उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लग जाती है और सोचती है यानी मेरी 5 साल की मेमोरी लॉस हो गई है और मैं ये भूल गई कि मेरी शादी हो चुकी है, यानी अब मैं 20 साल की नहीं बल्कि 25 साल की हूँ और मेरी शादी शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर लू के साथ हुई है। लू से बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम ना एक्टिंग कर रही हो, ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करने वाला हूँ कि तुम्हारी याददाश्त खो गई है। मिशाओ सोचती है ये कितना ज्यादा बेकार इंसान है, फिर ऐसे कैसे 5 साल पहले मैंने इस जैसे खड़ूस बंदे से शादी कर ली। सोचकर वो गुस्से में लू की आंख तेजी से दबाने लग जाती है। उसके बाद वो दर्द की मारी चिल्लाने लग जाता है, क्या तुम अपने पति को मारना चाहती हो, मुझे तो सच में यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैंने तुम जैसे लड़की से शादी कैसे कर ली। मिशाओ बोलती है कितना बड़ा इत्तेफाक है ना, मैं भी यही सोच रही हूँ, आखिर मैंने तुम जैसे बंदे से शादी कैसे की। वहाँ पर लू की चाइल्डहुड फ्रेंड शिन आ जाती है, वो उसे पूछने लग जाती है तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है, ये इतनी ज्यादा सूज कैसे गई है, अब मैं तुम्हारी आंखों पर बर्फ लगा देती हूँ। उसके बाद वो मिशाओ पर चिल्लाने लग जाती है, ये सब कुछ क्या चल रहा है, लू इतना अच्छा पति है लेकिन तुम्हें इसका ख्याल रखना ही नहीं आता है। वो तो मैं इतनी ज्यादा अच्छी हूँ जो लू की इतनी ज्यादा केयर करती हूँ ना, तुम तो हमेशा ही इसे दुखी कर देती हो। मिशाओ बोलते तुम्हारे अंदर से ना बहुत ही ज्यादा परफ्यूम की स्मेल आ रही है, अगर तुम मिस्ट्रेस बनने का इतना ज्यादा शौक है तो साफ बोल दो ना। चिन लू को बोलती है देखो जरा तुम्हारी पत्नी मेरे बारे में क्या बोल रही है। लू मिशाओ पर चिल्लाता है तुम शिन से कैसे बातें कर रही हो। मिशाओ बोलती है चीटर मैन और मिस्ट्रेस, अब मैं तुम दोनों से बात नहीं करने वाली हूँ, मुझे ना इसी वक्त डिवोर्स चाहिए। बोलकर वो जोर से चिल्लाती है, इन दोनों के तो कान ही फट जाते हैं। बालू और मिशाओ को जाते हैं डिवोर्स लेने के लिए। वहाँ पर उन्हें 1 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है। मिशाओ को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, डिवोर्स के लिए 1 महीना वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर वो खुद को समझाने लग जाती है कोई बात नहीं, बस 1 महीने की ही तो बात है, उसके बाद मैं इस धोखेबाज से छुटकारा पा लूंगी। बोलता है एक्टिंग करना बंद करो, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे डिवोर्स नहीं ले सकती हो, फिक्र मत करो, मैं ना तुम्हें एक और चांस दे दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आगे से तुम मुझसे झगड़ा नहीं करोगी। मिशाओ तो उसका मुंह ही बंद कर देती है, तुम्हें इतने सुंदर थोपड़े के साथ ना ऐसी घटिया बातें नहीं करनी चाहिए। बोलकर वो उसे दूर करती है और वहाँ से चली जाती है। वो तो हक्का बक्का रह जाता है, ये क्या कर गई। दूसरी तरफ मिशाओ टैक्सी से जाते हुए अपना मेकअप कर रही होती है और सोच रही होती है आखिर ये मेरे चेहरे को क्या हो गया, शादी से पहले जब मैं 20 साल की थी तो कितनी ज्यादा यंग थी ना, मेरे फेस पर कितनी सारी झुर्रियाँ आ गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे शादी से छुटकारा मिल चुका है। इसके बाद वो अपना अकाउंट चेक करती है और उसे पता चलता है उसके अकाउंट में तो सिर्फ 18 रुपए हैं। मिशाओ के तो होश उड़ जाते हैं, मैं एक रिच मैन की वाइफ हूँ और पैसे देखो जैसे मैंने किसी गरीब से शादी कर ली हो। देखती है टैक्सी का बिल ऑलरेडी 17 हो चुका है। वो तुरंत ही टैक्सी ड्राइवर को कार भी रोकने के लिए बोल देती है। ड्राइवर बोलता है अभी
5 किलोमीटर और दूर है आपका घर। वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। बोलकर वो उतर जाती है और वो कर जाने लगती है। सोचती है ऐसा कौन सा विला है जो इतनी ज्यादा दूर है। सामने उसे एक बहुत ही बड़ा विला नजर आता है। सोचती है इसके पास इतना बड़ा विला है और अपनी वाइफ के साथ इतनी बड़ी कंजूसी, क्या फायदा इसका इतना ज्यादा अमीर होने का। एक बच्चा मस्ती करते हुए उसके ऊपर पटाखे फेंकने लग जाता है और उस पर चिल्लाने लग जाती है, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है? किसी बंदे पर ऐसे पटाखे कैसे फेंक सकते हो? वो तो उसके ऊपर और ज्यादा पटाखे फेंकने लग जाता है। मिशाओ भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है और आखिरकार वो उसे पकड़ ही लेती है और बोलती है आज ना मैं तुम्हें सबक सिखाकर एक अच्छा इंसान बना कर ही रहूंगी। शाओ बोलता छोड़ो मुझे, मैं नहीं चाहता कि आप जैसी लेडी मेरी मोम रहे। शाओ तो शौक हो जाती है, क्या तुम मेरे बेटे हो? घर में आने के बाद वो सोचती है मेरा और उसलू का एक बेटा भी है। ये देखो ये भी अपने बाप की तरह एकदम डेविल है और ये दोनों मुझे कैसे ट्रीट करते हैं। नहीं मैं इन लोगों के साथ रहती कैसे थी। वो सोचता है आज ये औरत तो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। जब मैंने बुली किया करता था तब तो ये रोने लग जाती थी, लेकिन आज तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। शाओ बोलता है आप ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, मैं अपने डैड को बोल दूंगा, वो आपको डिवोर्स दे देंगे। मिशाओ बोलती है अच्छा तुम्हारा डैड मुझे क्या छोड़ेगा, मैं ही उसे छोड़ने वाली हूँ। 1 महीना और इंतजार करो, उसके बाद हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। तभी वहाँ पर शिन आ जाती है और मिशाओ पर चिल्लाने लग जाती है, आखिर तुम एक बच्चे से इतने गुस्से में कैसे बात कर सकती हो? माना कि इसने गलती की है लेकिन ऐसे गुस्सा तो मत करो। उसके बाद वो बाव से पूछने लग जाती है, क्या तुम अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के लिए जाना चाहते हो? मैं तुम्हें लेकर चलूंगी। बाव बोलता है शिन आंटी आप कितनी ज्यादा अच्छी हो, आप मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो, ऊपर से आप इतनी ज्यादा फेमस भी हो, मेरे डैड की लायक हो। आप इनकी तरह ना बिल्कुल भी नहीं हो जिन्हें बस घर का ही काम करना आता है। इस साल की मेरी यही बर्थडे विश होगी कि आप मेरी मोम बन जाओ। शिन बोलती है देखना तुम्हारी विश ना जरूर पूरी होगी। मिशाओ बोलती है अच्छी बात है, मैं तो तुम दोनों माँ बेटे को गुड लक विश करना चाहती हूँ। ये बोलकर मिशाओ वहाँ से चली जाती है। शिन सोचती है ये चाहे अब कुछ भी कर ले, इसका बेटा और पति तो अब बस मेरा ही हो गया है। इसके बाद मिशाओ बाथटब में नहाते हुए गाना गा रही होती है। पिलू अचानक से बाथरूम में आ जाता है। मिशाओ उसे देखकर जोर से चिल्लाने लग जाती है। बोलती है कमीने कहीं के यहाँ से बाहर निकलो। बोलता है क्या तुम मुझे कमीना बोल रही हो? वो बोलती है अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? अगर इतना ही शौक है तो देख लो। लू जल्दी से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, जिसके बाद मिशाओ टॉवल पहन लेती है, लेकिन जैसे ही वो बाथटब से बाहर आने लग जाती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है। तभी लू उसे गिरने से बचा लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से जल्दी से दूर हो जाते हैं। मिशाओ जल्दी से अपना हाथ साफ करने लग जाती है। छी, मैंने कौन सी गंदी चीज को टच कर लिया है। लू बोलता सोचना भी मत, ये सारी चीजें कर कर तुम मेरा टेंशन पालोगी। पहले तो तुमने याददाश्त खोने की एक्टिंग की, फिर उसके बाद डिवोर्स लेने की एक्टिंग की और अब ये सारी चीजें कर रही हो। तुम्हारी चालाकियां ना रोज रोज बढ़ती जा रही हैं। मिशाओ बोलती अंकल तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही नहीं समझते हो। अब ना बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, मुझे सोने के लिए जाना है, इसलिए निकलो यहाँ से। लू बोलता ये मेरा घर है तो भला मैं क्यों निकलूंगा, तुम जाओगी यहाँ से। मिशाओ बोलती अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, इसलिए इस घर पर आधा हिस्सा मेरा भी है, इसलिए इसी वक्त इस रूम से ना बाहर हो जाओ। ये बोलकर वो उसे बाहर कर देती है और दरवाजा भी बंद कर लेती है। के बाद लू बार में आ जाता है। उसके फ्रेंड उसे बोल रहे होते हैं तुम इतने ज्यादा दुखी क्यों हो, क्या सिस्टर इन लो से गुस्सा हो? तभी शिन लू को बोलने लग जाती है तुम ना ड्रिंक करना बंद करो, चलो मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। पर लू उसे दूर कर देता है। लू के फ्रेंड समझ जाते हैं वो सिर्फ मिशाओ के बारे में सोच रहा है। लू का फ्रेंड मिशाओ को कॉल करता है और उसे बोलता है भाभी लू ने ना बहुत ही ज्यादा पी ली है, आप बार में आकर उसे लेकर चली जाइए। मिशाओ बोलती है आखिर इसका और मेरा क्या लेना देना है, अगर वो मर भी गया ना तो तुम लोग उसकी बॉडी उठा लेना, मैं लेने नहीं आऊंगी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तो बेचारा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज्यादा पीने के बाद वो घर वापस आता है और मिशाओ को आवाज देता है जल्दी से मेरी चप्पल लेकर आओ। पर मिशाओ तो वहाँ पर आती नहीं है। लू याद करता है इससे पहले जब भी वो पीकर घर आता था तो मिशाओ उसकी बहुत ही ज्यादा केयर किया करती थी, पर उस वक्त वो उसे दूर कर रहा होता है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझसे दूर हो जाओ। प्रेजेंट में वो सोच रहा होता है वो कहाँ पर चली गई। इसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है।
लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। वो सोचता है क्या मैं पागल हो गया हूँ, आखिर मैं उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ। के बाद वो मिशाओ के रूम में जाता है उसे देखने के लिए और वहाँ उसे पता चलता है मिशाओ तो घोड़े बेच कर सो रही है। के बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिशाओ अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी बाऊ आकर बोलने लग जाता है मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। मिशाओ बोलती है क्या तुम मुझसे बोल रहे हो, अगर ब्रेकफास्ट करना है तो जाओ खुद बना लो। ये बोलकर वो उसे मजे से खाना खाकर दिखा रही होती है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है। बाऊ बोलता है देखो डैड ये मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दे रही है। लू मिशाओ पर चिल्लाने लग जाता है बाऊ कितना ज्यादा छोटा है तो क्या तुम अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट भी नहीं बना सकती हो। मिशाओ बोलती है कल इसने खुद ही बोला था कि ये शिन को ही अपनी मॉम बनाना चाहता है। बाऊ को बोलती है तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है ना तो अपने उस शिन आंटी के पास जाओ ना। बोलकर वो मजे से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपना लगेज लेकर लू के घर से बाहर निकलती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब मैं अपनी नई लाइफ ना स्टार्ट करने वाली हूँ, दोबारा यहाँ पर मैं कभी नहीं आऊंगी। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड लूसी के घर पर आ जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लूसी बोलती है कल रात जब तुमने मुझे मैसेज कर बताया ना कि तुम लू से डिवोर्स ले रही हो तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि लू से शादी करने के बाद तुमने तो हम सभी दोस्तों के साथ रिश्ता ही तोड़ दिया था। मुझे तो लगा था तुम हमेशा उस लू के साथ रहने वाली हो, उसकी गुलाम बनकर। ये सब जानकर मिशाओ तो शौक हो जाती है, आखिर मैं पहले कैसे टाइप की थी। और अपनी फ्रेंड को बोलते फिक्र मत करो मेरी आंखें ना खुल चुकी है, अब बस 1 महीने का इंतजार करो फिर लू और मेरा डिवोर्स हो जाएगा। उसकी फ्रेंड बोलती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आज रात हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके बाद दोनों बाहर जाने की प्लानिंग कर लेते हैं। आज ना हम पूरी तरीके से पी कर आएंगे। दूसरी तरफ लू कंपनी में होता है, तभी उसे पता चलता है आज उसे अपने बेटे को पिक करने के लिए स्कूल में जाना पड़ेगा, क्योंकि मिशाओ उसे लेने के लिए नहीं गई। जिसके बाद वो अपनी पत्नी को कॉल करता है, लेकिन वो महारानी तो कॉल ही नहीं उठाती। इसके बाद लू बाऊ को लेकर घर पहुंचता है। दोनों को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होती है। तो बोलता है कोई बात नहीं, हमें खाने के लिए ना किसी औरत की जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। उसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद वो खाना बनाता है और दोनों खाना खाकर बैठते हैं। तभी इतने में लू को कॉल आती है। उसका असिस्टेंट बताता है मिशाओ बार में गई हुई है। ये सुनकर तो उसके तोते उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ बार में मिशाओ सिंगिंग करते हुए बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और काफी ड्रिंक कर ली होती है और वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर डांस करने लग जाती है। तभी एक लड़का वहाँ पर डांस करते हुए मिशाओ को टच करने जा रहा होता है। तभी उसी टाइम पर लू पहुंच जाता है और वो ये देख लेता है कि वो लड़का कैसे मिशाओ को टच करने जा रहा है। तो वो जल्दी से जाकर उसे एक पंच मारता है और उस बंदे को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो मिशाओ पर चिल्लाता है तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। मिशाओ उसे अपना हाथ छुड़वाती है और बोलती है मैं यहाँ से ना नहीं जाने वाली हूँ। लू उसे याद दिलाता है तुम अभी भी ना शादीशुदा हो। मिशाओ बोलते मैं तुमसे जल्द ही डिवोर्स ले लूंगी और वैसे भी कोई भी मुझे टच करे आखिर तुम्हें इससे क्या। लू बोलता है अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है तो तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। इसके बाद वो अपनी वाइफ को जबरदस्ती उठाकर घर लेकर आ जाता है। मिशाओ तो उस पर चिल्लाने लग जाती है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं किसी भी आदमी के साथ हूँ तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। लू बोलता है तुमने ये सारी चीजें मेरा अटेंशन पाने के लिए की है ना। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। मिशाओ पहले तो उसे रोकती है लेकिन फिर वो भी किस एंजॉय कर रही होती है और उसके बाद दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही मिशाओ की नींद खुलती है तो वो उस पर गुस्सा हो रही होती है, आखिर मैं लू के साथ नाइट स्पेंड कैसे कर सकती हूँ। तभी इतने में लू वहाँ पर आ जाता है और मिशाओ से बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा खुश होगी ना, कल रात वही हुआ जो तुम चाहती थी। मिशाओ बोलती है बिल्कुल नहीं, अब मुझे तुम में ना जरा भी दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद मिशाओ फिर से कल रात के बारे में सोचने लग जाती है और फिर अपने आप को समझाती है मैं ये सब क्या सोच रही हूँ और फिर सोचती है अब मुझे अपना खर्चा निकालने के लिए ना पहले एक नौकरी ढूंढनी होगी। तभी मिशाओ वहाँ पर एक कंपटीशन के बारे में पढ़ती है जिसमें जीतने वाले को 1 मिलियन मिलने वाला था। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताने लग जाती है। उसकी फ्रेंड बोलती है ये आइडिया तो अच्छा है लेकिन ये कंपटीशन ना लू ग्रुप कंपनी की तरफ से है, अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम्हें वहाँ पर लू और उसकी मिस्ट्रेस भी देखने को मिल सकती है। मिशाओ बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने पैसों से मतलब है, तो चाहे अब जो मर्जी हो जाए कोई भी चीज मुझे पैसे कमाने से नहीं रोक सकती। के बाद मिशाओ अपनी फ्रेंड के साथ लू की कंपनी में जाती है इंटरव्यू के लिए। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि लू आ रहा है तो वो जल्दी से छुपने लग जाती है।
मिशाओ का नंबर आ जाता है तो वो अपना इंटरव्यू के लिए जाती है और वो देखती है इंटरव्यू में से एक शिन भी होती है। देखते ही पूछने लग जाती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिशाओ को गुस्सा आ जाता है, बड़ी मुश्किलों से पहले मैंने उस चीटर हस्बैंड से अपना पीछा छुड़ाया, पता नहीं अब ये मिस्ट्रेस कहाँ से आ गई उसकी। शिन तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की, तुम तो एक हाउसवाइफ हो ना, क्या तुम्हें घर के काम के अलावा सिंगिंग भी आती है। मिशाओ बोलती है, ऐसा तो कोई रूल नहीं था कि हाउसवाइफ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। लेकिन उसका पेपर फाड़ देती है और बोलती है, अपने आप को ना शर्मिंदा करना बंद करो, तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ, तुम इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकती हो। मिशाओ की फ्रेंड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो वहाँ पर आकर शिन पर चिल्लाने लग जाती है। मिशाओ बोलती है, तुम रहने दो, मैं इसे अपना बदला खुद ले लेती हूँ। जिसके बाद वो शिन की बुराइयां करने लग जाती है। इसके बाद शिन गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर मिशाओ को वहाँ से बाहर निकलवा देती है। दूसरी तरफ लू ऑफिस में होता है, तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर बताता है, बॉस आपकी वाइफ कंपनी में आई हुई है सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। ये सुनकर लू तो शौक हो जाता है, क्या उसे सिंगिंग भी आती है। इसके बाद लू वहाँ से जा रहा होता है। दूसरी तरफ मिशाओ सिक्योरिटी गार्ड से अपना हाथ छुड़वा कर जल्दी से सभी इंटरव्यू के पास जाकर माइक में बोलने लग जाती है, आप लोगों को पता है मैं एक ऑर्डिनरी कंटेस्टेंट हूँ, पर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इसलिए ये कंपनी मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने नहीं दे रही है। आप सभी को मेरा साथ देना चाहिए, ये कंपनी हम हाउसवाइफ के कितने ज्यादा खिलाफ है। तभी मिशाओ की आवाज सुनते हुए लू भागते हुए वहाँ पर आ जाता है। मिशाओ से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिशाओ बोलती है, मिस्टर लू अब आप खुद ही जवाब दे, क्या आपकी कंपनी हम हाउसवाइफ से बहुत ज्यादा नफरत करती है जो वो हमें सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए डायरेक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं। लू सोचता है, लगता है अब ये हाउसवाइफ बनने से ना परेशान हो गई है क्योंकि लोग इसे कम समझ रहे हैं। वो मिशाओ को बोलता है, तुम नीचे आ जाओ। मिशाओ बोलते है, बिल्कुल नहीं, पहले तुम मेरा जवाब दो। बोलता है, मेरा जवाब ये है कि हाउसवाइफ ना किसी से भी कम नहीं होती हैं, कि वो तो बहुत ही ज्यादा काम करती हैं, इवन अपने परिवार के लिए अपने सपने और अपना सब कुछ छोड़ देती है। एक हाउसवाइफ की मेहनत को पैसों से तोला नहीं जा सकता। आज तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जिसने भी रिजेक्ट किया होगा, बाद में वो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होगा। फिर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। मिशाओ बोलती है, क्या तुम सही बोल रहे हो, वापिस बोलो, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो वो हाँ बोल देता है, चलो अब जल्दी से नीचे आ जाओ। इसके बाद वो नीचे उतरने के लिए आ रही होती है, लेकिन तभी वो टेबल के ऊपर से गिरने लग जाती है। तभी वो लू का पैंट पकड़कर उसे खोल देती है। सभी लोग लू को ऐसे देखकर हंसने लग जाते हैं। लू बेचारा तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और मिशाओ को बात करने के लिए साइड में लेकर आ जाता है और उसे बोलता है, जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ ना तो अनलकी हो जाता हूँ। मिशाओ उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करना होता ना तो मैं कभी तुम्हारी कंपनी में आती ही नहीं। तो बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें सिंगिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो तुम भला कंपटीशन ज्वाइन कर क्या ही कर लोगी। बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे सिंगिंग नहीं आती है। बोलता है, ठीक है, बाद में जब एम्बेरस होगी ना तो रोते हुए मेरे पास मत आना। के बाद मिशाओ स्टेज पर सिंगिंग करने वाली होती है। बाब बोलता है, पता नहीं मॉम को सिंगिंग आती भी है या नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे सारे क्लासमेट मेरा मजाक उड़ाए। बोलती है कि सच में तुम्हारी मॉम को सिंगिंग करने नहीं आती है। बाबू बोलता है, मैंने तो कभी उन्हें सिंगिंग करते हुए नहीं सुना, हर दिन तो वो बस घर के काम ही करती रहती थी, बर्तन धोना, कपड़े धोना या फिर डैड का वेट करना, इसके अलावा उन्हें और कुछ करना नहीं आता था। चिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है, अच्छा तो इसे बिल्कुल भी गाना नहीं आता, मुझे तो लगा इसे अच्छा खासा गाना आता होगा। उसके बाद वो सोचती है, मिशाओ अब तुम स्टेज पर आकर सभी के सामने अपना मजाक बनवाओगी। उसके बाद जैसे ही मिशाओ स्टेज पर आती है तो ये सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। लू और बाऊ तो सोचने लग जाते हैं, क्या सच में ये वही है जिसे वो लोग जानते हैं। लू अपने बेटे बाऊ को बोलता है, उन्हें ना मॉम कहकर बुलाओ। शाह बोलता, डैड आप तो पहले उनसे नफरत करते थे ना, तो आज आपको क्या हो गया है। अच्छा तो वो ब्यूटीफुल लग रही है इसलिए आप उनके जाल में फंस गए हो। लू बोलता, आखिर तुम्हें ये सब किसने सिखाया है, वैसे भी वो मेरी वाइफ है तो मेरा उसको देखना नॉर्मल है ना। बाबू बोलता, डैड आपको अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए क्योंकि आपकी आंखें बिल्कुल खराब हो गई हैं। आपको शिन आंटी जैसी इतनी प्यारी लेडी नहीं पसंद आ रही हैं, बल्कि वो गुस्से वाली लेडी पसंद आ रही है। इसके बाद मिशाओ अपनी सिंगिंग स्टार्ट करने जा रही होती है,
लेकिन तभी म्यूजिक टेप काम ही नहीं करता है। मिशाओ तो शौक हो जाती है, ये क्या चल रहा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इसके पीछे शिन का हाथ होता है। उसने मिशाओ की सिंगिंग को खराब करने के लिए म्यूजिक टेप को ही खराब कर दिया होता है। मिशाओ तो अपना गाना शुरू ही नहीं कर पाती और वो चुप रह जाती है। मिशाओ तो अपनी सिंगिंग शुरू ही नहीं कर पाती। इसके बाद सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। लगता है इसे सच में गाना नहीं आता है, नहीं स्टेज पर आकर ये कर क्या रही है। लू का असिस्टेंट उसे बता देता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, जिसके बाद वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वहाँ से जाने लगता है। मिशाओ बिना म्यूजिक के ही सिंगिंग करना शुरू कर देती है। उसकी इतनी अच्छी आवाज सुनकर लू तो शौक हो जाता है। सभी लोग उसकी सिंगिंग सुनने लग जाते हैं। बाब बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं। तो उसे चुप कराकर बोलता अब चुपचाप बैठो और सॉन्ग सुनो। टाओ का गाना जैसे ही खत्म होता है तो सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। लू याद करने लग जाता है मिशाओ उसका कितना ज्यादा ख्याल रखा करती थी। हमेशा उसे बोला करती थी वो और बाऊ ही उसका ड्रीम है। यहाँ पर लू को रियलाइज हो जाता है कि मेरे और बाऊ के बिना भी मिशाओ बहुत ज्यादा खुश रह सकती है। स्टीवन के बाद मिशाओ के बहुत सारे फैंस बन गए होते हैं, इसलिए वो लोग उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आ जाते हैं। दर्शन को गुस्सा आ रहा होता है, उसका ये डेब्यू परफॉर्मेंस अच्छा चला गया तो क्या हुआ, आगे मैं उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने दूंगी। फिर मिशाओ वहाँ पर आकर उसके मुँह पर पानी फेंक देती है। तो चिल्लाने लग जाती है क्या तुम पागल हो गई हो, तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका। मिशाओ बोलती है मैं अच्छे से जानती हूँ म्यूजिक टेप को ना तुमने ही खराब किया था ताकि मेरी परफॉर्मेंस खराब हो जाए। बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। वो वहाँ से लू को जाता हुआ देख लेती है, इसलिए वो बेचारी बनने की एक्टिंग करना शुरू कर देती है। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमेशा तुम मुझे टारगेट करती हो। मिशाओ भी समझ जाती है वो दिखाने के लिए सब एक्टिंग कर रही है, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और बोलती है तुम सच में ना मार खाना डिजर्व करती हो, और उसे मारने लग जाती है। लू और उसका असिस्टेंट खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। मिशाओ को इतना गुस्से वाला रूप देखकर ये दोनों तो डर ही जाते हैं। शिन लू को बोलती है प्लीज मुझे बचा लो, देखो ये मुझे कितना मार रही है। मिशाओ उसे पैर से घसीट कर लेकर जाती है और मारे जा रही होती है। के बाद असिस्टेंट बोलता है बॉस आपकी वाइफ तो कितनी ज्यादा डरावनी है, सच में आपकी लाइफ ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। इसके बाद लू मिशाओ को आकर बोलता है बहुत हो गया अब रुक जाओ। मिशाओ बोलती है क्यों, क्या हो गया तुम्हें, इसके लिए बुरा लग रहा है क्या। बोलता है जरा इस बेचारी का चेहरा देखो, कौन भला किसी को इतना ज्यादा मारता है। मिशाओ बोलती है तुम्हें पता भी है इसने ये मेरा म्यूजिक टेप खराब किया था, इसीलिए ये मेरे खातों से ना पिटना डिजर्व करती है। लू को बोलती है देखो मैंने ना ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो मिशाओ को बोलता है जब ये कह रही है इसने नहीं किया है तो इसने नहीं किया होगा ना। मिशाओ बोलती है ये बस हमेशा तुम्हारे सामने बेचारी बनने की एक्टिंग करती है, तुम भी हमेशा इसी की साइड लेते हो, तुम दोनों को ना सजा मिलनी चाहिए। ये बोलकर उन दोनों को मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर बोलती है देखा आज तुम्हारी बीवी ने ना लिमिट ही क्रॉस कर दी है। लू पूछता है क्या वो बोल रही थी वो सच है क्या। चेन बोलती है तुम मेरे ऊपर शक कैसे कर सकते हो, आज तक कभी तुमने मुझसे इस तरीके से बात नहीं करी। देखो मैं जानती हूँ तुम मिशाओ को पसंद नहीं करते हो, फिर भी उसके साथ शादी में बंधे हुए हो, तो क्यों ना तुम उसे डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो। लू से अपना हाथ छुड़वा लेता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ कि 5 साल पहले तुमने कार एक्सीडेंट में मेरी जान बचाई थी, और मैं तुमसे ये चीज क्लियर कर दूं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। दूसरी तरफ मिशाओ को डॉक्टर की कॉल आती है। वो उसे बताता है 5 साल पहले उसके पैर में स्टील की प्लेट लगी थी और अब 5 साल पूरे हो गए हैं तो आज उसको निकलवाने का दिन है। मिशाओ को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता, तो डॉक्टर उसे बताता है 5 साल पहले तुमने किसी मैन की कार एक्सीडेंट में जान बचाई थी, उस दौरान तुम्हारे पैर में बहुत ही ज्यादा चोट लग गई थी तो स्टील की प्लेट लगानी पड़ गई थी। मिशाओ घर आने के बाद इस बारे में सोचती है अब मुझे समझ में आया कि मेरे पैर में ये निशान क्यों हैं। फिर वो अपने फ्रेंड को इस बारे में पूछने लग जाती है क्या तुम्हें इस बारे में पता है 5 साल पहले मैंने किस मैन की जान बचाई थी। उसकी फ्रेंड बोलती है तुमने ना इस बारे में मुझे तो कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन हाँ 5 साल पहले ही तुम्हें अचानक से लू से प्यार हो गया था और तुमने उससे शादी भी कर ली थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने ही उसकी जान बचाई थी। मिशाओ बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैंने सच में उसकी जान बचाई होती तो क्या वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करता।
उसकी फ्रेंड बोलती है तुम ना सही कह रही हो, उसे तो तुम्हें फेवर करना चाहिए था। मिशाओ बोलती है रहने दो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन मेलू का असिस्टेंट उसके पास आता है और बताता है उस दिन म्यूजिक टेप सच में शिन ने ही खराब की थी, यानी कि आपने अपनी वाइफ को ना गलत समझ लिया था। ये सुनकर वो तुरंत ही मिशाओ के ड्रेसिंग रूम में जाता है। मुझे माफ कर दो, उस दिन ना मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। बोलती है तुम इतने बड़े सीईओ होने के बाद मुझ जैसी छोटी हाउसवाइफ से माफी कैसे मांग सकते हो। तो उस पर ही चिल्लाने लग जाता है तुम हमेशा गलतियां करती रहती हो, तो भला मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर पाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर मिशाओ को पुरानी चीजें याद आने लग जाती है कि लू हमेशा पहले भी उसे इसी तरीके से ब्लेम किया करता था। सब याद कर कर उसे समझ आता है कि 5 साल से वो कैसे सफर कर रही थी। बोलती है तुम ना हमेशा से ही मुझ पर इल्जाम लगाते आए हो, तो तुम्हें क्या लगता है एक बार माफी मांगने से तुम्हें माफी मिलनी चाहिए। लो बोलता है मैं जानता हूँ तुम ये सब इसीलिए कर रही हो ना क्योंकि तुम मेरी रियल वाइफ बनना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मैं सभी को हमारे रिलेशन के बारे में बता दूं और इस मैरिज को सीक्रेट ना रखूं। शाह बोलते यानी कि तुम्हें लग रहा है कि ये सारी चीजें मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें शीन से छीन सकूं, और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना ही नहीं चाहती हूँ। वो बोलता है तुम सही सोच रही हो। मिशाओ बोलती है तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मेरी नजरों में ना तुम यूजलेस हो। तू तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है। अगर ऐसी बात है ना तो तुमने आज तक मेरा दिया हुआ ये ब्रेसलेट क्यों पहना हुआ है। इस ब्रेसलेट को तुमने इसलिए संभाल कर रखा है ना क्योंकि तुम मुझे अभी भी पसंद करती हो। मिशाओ बोलती है अच्छा तो इसे तुमने मुझे दिया था, और वो अपने हाथों से उस ब्रेसलेट को निकालकर गिराकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो उस टूटे हुए ब्रेसलेट को जोड़कर अपसेट होकर बैठा हुआ होता है और सब कुछ याद करने लग जाता है। उसने जब उसे वो ब्रेसलेट दिया था तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, पर पता नहीं अब वो इस ब्रेसलेट को उतारकर कैसे चली गई। शायद वो सच में अब मुझसे प्यार ही नहीं करती है। इसके बाद वो रात में ठीक से सो भी नहीं पाता और जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट उसे कॉल कर बताता है बॉस आज आपको बिजनेस ट्रिप पर जाना है, तो लू ट्रिप कैंसिल कर देता है। उसके बाद वो मिशाओ को आवाज देने लग जाता है मेरी शर्ट तैयार कर दो। इतने में लू को आवाज आती है तो वो जल्दी से जाकर देखता है उसका बेटा बाओ बेहोश हो गया होता है। तो किशन ने कोई उसे पुडिंग खिला दी होती है, इसमें पीनट मिला हुआ था और बाओ को पीनट से एलर्जी होती है। वो तो उस पर चिल्लाने लग जाता है क्या तुम्हें इसकी एलर्जी के बारे में नहीं पता था। के बाद वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर आ जाता है। शिन उसे पूछने लग जाती है उसे क्या खाना है। बाओ बोलता है मुझे ना सूप पीना है। लू बोलता है ये तो सिर्फ मिशाओ ही बना सकती है, इसलिए मैं मिशाओ को बोल देता हूँ। उसके बाद वो मिशाओ को कॉल कर बताता है बाओ ना बीमार हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, तुम उसके लिए सूप बनाकर लेकर आ जाओ। वो बोलती है अगर वो हॉस्पिटल में है तो जाओ कहीं और से उसके लिए सूप लेकर आओ, मुझे क्यों ऑर्डर दे रहे हो। तो बोलता है मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो, लेकिन बाओ तो तुम्हारा सगा बेटा है तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। चाओ बोलती है मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम समझ लो कि मैं ना पत्थर दिल हो गई हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और फिर वो अपनी फ्रेंड को भी इस बारे में बता रही होती है, जिसके बाद मिशाओ को बुरा लग रहा होता है आखिर अपने बेटे को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। उसके बाद वो लू को मैसेज करती है मैं सूप बनाऊंगी नहीं लेकिन मैं रेसिपी तुम्हें बता देती हूँ, तुम वैसे ही बना लेना। लू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है बोलती तो है कि मैं पत्थर दिल हूँ पर असल में तो बहुत ही ज्यादा कोमल दिल की है। इसके बाद लू अपने बेटे के लिए सूप बनाकर लेकर आ जाता है और उसे पिलाता है। उसका टेस्ट इतना ज्यादा गंदा होता है कि बाऊ को पसंद ही नहीं आता, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लू जब उसे टेस्ट करता है तो उसे पता लगता है वो सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर सोचता है मैं तो मिशाओ के बिना अपने बेटी का ख्याल भी नहीं रख पा रहा हूँ। सिर्फ मेलू के ग्रैंडपा उन लोगों से मिलने के लिए आए होते हैं। तभी बाऊ ने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो ग्रैंडपा को सब कुछ बता देता है। उसकी मॉम और उसके डैड का डिवोर्स होने वाला है और मॉम डैड से गुस्सा होकर जा चुकी है। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लू पर चिल्लाते हैं तुम ऐसे कैसे मिशाओ को डिवोर्स दे सकते हो। लू बोलते ग्रैंडपा मैं नहीं बल्कि वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। ग्रैंडपा बोलते हैं जरूर इसमें तुम्हारी ही गलती होगी, नहीं मिशाओ को फ्रस्ट्रेट कर दिया होगा, इसलिए अब जाओ मिशाओ को कैसे भी कर मनाकर वापस लेकर आओ और उसके साथ एक अच्छी लाइफ जियो। वो बोलता है ग्रैंडपा वो ना बदल चुकी है, अब वो मुझसे प्यार नहीं करती है। ग्रैंडपा बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वो तुमसे ना बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। लोग बोलते हैं ग्रैंडपा आप चाहे जो बोलो मैं अब उसे वापस नहीं लेकर आने वाला।
ग्रैंडपा चिल्लाने लग जाते हैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मिशाओ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है, तुम्हारी वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी। वो बोलते, ग्रैंडपा आप ये क्या बोल रहे हो? तो ग्रैंडपा जल्दी से बात को पलट देते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिशाओ ने जब लू की जान बचाई होती है तो उसने ग्रैंडपा को बोल दिया था कि वो इस बारे में लू को बिल्कुल भी ना बताए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लू सिर्फ इस वजह से उससे शादी करे। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं, फालतू का सोचना ना बंद करो, मिशाओ ना सच में तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसलिए जाओ और कैसे भी कर उसे मना कर वापस लेकर आओ। अगर वो फिर भी ना माने ना तो उसके सामने भीख मांग लेना। ये सुनकर लू तो शौक हो जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं, उसे भीख मांगने के लिए चाहे तुम्हें रोना ही क्यों ना पड़े या नील डाउन ही क्यों ना होना पड़े, सब कर लेना, लेकिन उसे वापस ही लेकर आना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना ग्रैंडसन नहीं मानूंगा। लू बोलते, ग्रैंडपा वो लड़की बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। ग्रैंडपा बोलते, अगर मेरी बात नहीं सुनोगे ना तो मैं तुम्हें मारूंगा। ग्रैंडपा से मार खाने के बाद लू मिशाओ के घर पर आ जाता है। मिशाओ उसे देखकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोलता है, ग्रैंडपा वापस आ गए हैं इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। उसके बाद वो अंदर आ रहा होता है लेकिन मिशाओ उसे बाहर कर देती है। बोलती है, ये ना तुम अपने सपने में ही सोचना। फिर वो दरवाजा भी बंद कर लेती है। लू बोलता है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, पहले मेरी बात तो सुन लो। वो बार बार दरवाजा बचाने लग जाता है तो वो परेशान होकर दरवाजा खोल देती है और पूछती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें बोला है ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली हूँ। तो लू उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है। मिशाओ उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है। उसे लिखा होता है उसे ग्रैंडपा के सामने एक कच्चे कपल बनने का प्रिटेंड करना है, बदले में वो उसे 1 महीने के 5 मिलियन देगा। लू बोलते, फिक्र मत करो, ये 1 महीना पूरा होने के बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। तुम समझ लेना कि पैसों के लिए तुम्हें बस मेरे साथ थोड़ी सी एक्टिंग करनी है। मिशाओ की ये पैसों के लिए काफी ज्यादा पसंद आती है और तुरंत ही वो उसे घर के अंदर लाकर एक्टिंग करने लग जाती है। अब से हम दोनों ना हस्बैंड वाइफ की तरह एक्टिंग करेंगे। इसके बाद लू और मिशाओ साथ में मिलकर ग्रैंडपा से मिलने आ जाते हैं। मिशाओ बोलती, ग्रैंडपा मैंने आपको ना बहुत ही ज्यादा मिस किया। ग्रैंडपा बोलते हैं, मैंने भी, लेकिन तुम कितनी ज्यादा पतली हो गई हो। क्या इसने तुम्हें बहुत बुली किया है? मुझे बताओ, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। लू मिशाओ को इशारा करता है कि वो ग्रैंडपा को कुछ भी ना बोले। वो बोलती है, ग्रैंडपा नहीं, मेरे पति तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से हैं और इन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया है ये मुझे मेरी फेवरेट ड्रेस भी दिलाएगा जो अभी लिमिटेड एडिशन में है। उसके बाद वो ग्रैंडपा को ड्रेस दिखाने लग जाती है। वो तो उसके पैसे देखकर शौक हो जाता है। उसे बोलता है, तुम तो मुझे लूट रही हो। उसे चूटी काट कर बोलती है, ये तो तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा। ग्रैंडपा अपने पोते पर चिल्लाने लग जाते हैं, ये कैसा रिएक्शन है? क्या तुम इसे दिलाना नहीं चाहते हो? तो बोलते, ग्रैंडपा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर मैं अपनी वाइफ को नहीं दिलाऊंगा तो और किसे दिलाऊंगा? फिर ग्रैंडपा को दिखाने के लिए लवी डबी होने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा मिशाओ को शॉपिंग पर लेकर आ जाते हैं और उसके लिए बहुत सारी ड्रेसेस खरीदने लग जाते हैं। दिल खोल कर शॉपिंग करो, ये सारे पैसे ना लू देने वाला है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुमने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। तभी मिशाओ को बाओ की टीचर का फोन आता है। वो उसे बताती है बाओ ने ना स्कूल में बच्चे के साथ फाइट की है। जिसके बाद वो तुरंत ही स्कूल में आ जाती है। टीचर से पूछने लग जाती है आखिर क्या हुआ है। उस दूसरे बच्चे की मॉम बोलने लग जाती है, तुम्हारे बेटे ने ना मेरे बेटे को मारा है। इसके बाद मिशाओ अपने बेटे से पूछने लग जाती है, बताओ मुझे तुमने उस बच्चे को क्यों मारा? लेकिन बाऊ से कुछ बता ही नहीं रहा होता। तो वो दूसरा बच्चा मजाक उड़ाने लग जाता है, तुम्हारी मोम ना किसी काम की नहीं है, वो तुम्हारे डैड के पैसे पर डिपेंड है। मिशाओ समझ जाती है कि उसके बेटे से अपनी मोम की बुराई नहीं सुनी गई, इसलिए उसने उस बच्चे को मारा है। ये सुनकर ना उसे अच्छा लगता है। उस दूसरे बच्चे की मोम बोलने लग जाती है, अपने बेटे को बोलो कि वो मेरे बेटे से माफी मांगे। मिशाओ तो उसकी मोम के साथ फाइटिंग करने लग जाती है। इसके बाद जैसे ही लू वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है मिशाओ बाओ को बोल रही होती है, अगली बार तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व करूंगी। वो सोचता है आखिर इन दोनों माँ बेटे के बीच में सब कुछ कब ठीक हो गया। इसके बाद वो मिशाओ से पूछता है, तुमने उससे लड़ाई क्यों की? क्या तुम अपने आप को आयरन मैन समझती हो? मिशाओ बोलती है, मैं ना सच में आयरन मैन हूँ, देखो जरा मैंने उस औरत का क्या हाल किया है। उसे देख कर लू तो हंसने लग जाता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को कार में बिठाकर उसकी चोट की मलहम पट्टी कर रहा होता है। पहली बार तुमने अपने बेटे को डांटने की बजाय उसे प्रोटेक्ट किया
है। शाओ पूछती है क्या पहले मैंने कभी उसे प्रोटेक्ट नहीं किया? बोलता हाँ, अगर तुम अभी भी पहले की तरह होती ना तो आज तुम अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने की बजाय उसे ही डांटती। दूसरे बच्चे की मॉम से अपने बेटे से माफी भी मंगवाती। शाओ को तो गुस्सा आ जाता है, आखिर में ऐसा कैसे कर सकती थी। एक मॉम को हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बोलता है तुम ना पहले से काफी ज्यादा बदल गई हो। वो पूछती है मेरे अंदर क्या बदला है? उसे बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली हो गई हो, और मन में सोचता है साथ ही क्यूट भी हो गई हो। लू मिशाओ की पैर की चोट का निशान देख लेता है और उससे पूछता है तुम्हें ये चोट कब आ गई? वो बोलती है ये चोट मुझे 5 साल पहले लगी थी। लू याद करने लग जाता है 5 साल पहले आज ही के दिन उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं लू की जान बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि मिशाओ होती है। तभी लू को बचाते हुए उसके पैर पर चोट लग जाती है और जब लू को होश आता है तो वहाँ पर मिशाओ नहीं बल्कि शिन होती है। वो बताती है मैंने ही कार एक्सीडेंट में तुम्हारी जान बचाई है। लू से थैंक्स करने लग जाता है। प्रेजेंट में लू सोचता है मेरी जान तो शिन ने बचाई थी, तो मिशाओ वो थोड़ी हो सकती है। लू उससे चोट के बारे में और पूछने लग जाता है। मिशाओ बताने ही जा रही होती है, इतने में बाओ बोलता है डैड मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मिशाओ बोलती ठीक है फिर तुम इसे डिनर कराने के लिए लेकर जाओ और मैं जाती हूँ। लू बोलता है तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी साथ चलो ना। वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मिशाओ बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई होती है। वो जैसे ही लू की कंपनी के बाहर पहुंचती है तो बहुत सारे रिपोर्टर उससे सवाल करने आए होते हैं और उसके फोटोज ले रहे होते हैं। तभी शिन भी उसी कंपनी में आई होती है। वो इससे बहुत ही ज्यादा जेलस होने लग जाती है। इतने टाइम से मैं कंपनी में काम कर रही हूँ पर ये कल की आई हुई लड़की इतनी जल्दी फेमस हो गई है। इसके बाद मिशाओ लू के ऑफिस में आ जाती है और उससे पूछती है तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है? वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि उसके विनर प्राइज जीतने के ऊपर 1 मिलियन का बोनस होता है। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ठीक है जल्दी से मुझे 1 मिलियन ट्रांसफर करो। जैसे ही वो उसे पैसे देता है तो मिशाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है मैं बाओ को ना एक अच्छे डिनर पर लेकर जाऊंगी और साथ ही ग्रैंडपा को भी, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं, और मैं असिस्टेंट को भी ले जाऊंगी वो कि मेरी कितनी ज्यादा हेल्प करता है। लू सोचता है इतने सारे लोगों को काउंट कर लिया है यहाँ तक कि मेरे असिस्टेंट को, पर मुझे नहीं। इसलिए वो मिशाओ से पूछने लग जाता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी को भूल रही हो? बोलती है तुमने सही कहा, मैं क्लीनर आंटी को तो भूल ही गई थी। उन्हें भी ना डिनर पर इनवाइट करूंगी। वो ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनकर लू को तो गुस्सा आ जाता है, इसे मैं याद नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी डिनर पर वो भी उनके साथ पहुंच जाता है। वहाँ पर देखकर असिस्टेंट और क्लीनर आंटी तो बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। क्लीनर आंटी सोच रही होती है पहली बार मैं प्रेसिडेंट के साथ बैठकर डिनर करने जा रही हूँ, आखिर ऐसा कैसे होगा। जिसके बाद असिस्टेंट और आंटी जल्दी से थोड़ा सा खाना खाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद मिशाओ लू पर चिल्लाने लग जाती है ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम बिना बताए यहाँ पर आ गए इसलिए उन दोनों ने खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही चले गए। बोलता है तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया था, ये सब होता ही नहीं। बोलती है ये ना स्ट्रीट फूड वाला खाना है और सब तीखा है, पर तुम तो तीखा खाते नहीं हो ना, इसलिए मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। बोलकर वो खाना एंजॉय कर रही होती है। सोच रहा होता है ये 5 सालों से मेरे साथ थी पर एक बार भी इसने तीखा खाना नहीं खाया। ये मेरा साथ देने के लिए मेरी पसंद का खाना ही खाया करती थी। सोचने लग जाता है इसने तो मेरे लिए अपनी पसंद भी चेंज कर दी। इसके बाद मिशाओ ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, वो होश में नहीं होती। लू उसे घर लेकर पहुंचता है। मिशाओ उसे अपने पास बुलाती है और फिर वो उसके ऊपर वोमिटिंग कर देती है। उसके बाद लू जल्दी से शावर लेने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो शावर लेकर बाहर निकलता है तो मिशाओ यहाँ पर बैट लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। तभी ग्रैंडपा और बाओ इन लोगों को ऐसे देख लेते हैं। ग्रैंडपा जल्दी से बाओ की आंखें बंद कर देते हैं और बताते हैं जल्दी तुम्हारी बहन और भाई आने वाले हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही मिशाओ की नींद खुलती है तो उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। तभी वो लू की बैग पर निशान देख लेती है और उससे पूछती है ये कैसे हुआ। बोलता है ये ना तुम्हारे ही कारनामे हैं। तभी मिशाओ को याद आ जाता है कल रात बैट लेकर वो उसे मारने के पीछे पड़ी हुई थी और उसके साथ खेल रही थी। इसके बाद वो लू की कंपनी में अपना मुंह छुपाते हुए जा रही होती है, कहीं लू उसे ना मिल जाए, नहीं तो वो उसे फेस कैसे करेगी। मिशाओ से मिलने के लिए बाओ के 2 फ्रेंड्स भी वहाँ पर आए होते हैं क्योंकि वो मिशाओ के फैंस होते हैं।
और वो उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आए होते हैं। तो लोग बाव को बोलते हैं तुम्हारी मॉम तो कितनी ज्यादा अच्छी है। बाव दिखाने के लिए ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मन ही मन वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि सभी उसकी मॉम को पसंद कर रहे थे। ऐसे जैसे ही बाव स्कूल से बाहर आता है तो शिन उसे पिक करने के लिए आई होती है। अब बोलता है मेरे डैड मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए। शिन बोलती है क्योंकि तुम्हारे डैड ना बिजी हैं। वो पूछता है तो मेरी मॉम क्यों नहीं आई। फिर वो खुद ही वहाँ से चला जाता है। शिन को तो गुस्सा आ जाता है, आखिर मेरे पीठ पीछे मिशाओ ने इन दोनों को क्या पढ़ा दिया है, ये लोग मुझसे इतना ज्यादा दूर भाग रहे हैं। नेक्स्ट सीन में एक फेमस डायरेक्टर लू और मिशाओ के साथ बाहर डिनर पर आया होता है। इसमें वो आने वाली मूवी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आया था। तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट को खराब करने के लिए उस फिल्म डायरेक्टर को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है और जानबूझकर ऐसे डिशेस ऑर्डर करती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन मिशाओ बात को संभाल लेती है और मजाक में डायरेक्टर को अपनी बातों में ले लेती है। इसके बाद डायरेक्टर तो मिशाओ से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी नेक्स्ट मूवी में उसे सॉन्ग भी दे देता है। इसके बाद मिशाओ तो खुश हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाता है। लू को इस बारे में पता चल जाता है कि ये सब कुछ शिन ने ही खराब करने की कोशिश की थी, तो वो उस पर चिल्लाने लग जाता है। मिशाओ तो गुस्से में उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन लू उसे रोककर बोलता है तुम रुको मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद लू शिन को बोलता है तुमने आज जो गलती की है ना उसकी पनिशमेंट ये है तुम 1 महीने तक काम पर नहीं आ सकती हो। तुम ना घर पर बैठकर आराम करो और अपनी सजा भुगतो। वो बोलती है अगर मैं 1 महीने तक काम नहीं करूँगी तो मेरा तो करियर ही बर्बाद हो जाएगा। लू बोलता है बोलना ना बंद करो, ये मेरा डिसीजन है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। मिशाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिशाओ का एक कैंपिंग एरिया में शूट हो रहा होता है। शिन भी मिशाओ से बदला लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। खतरे का बोर्ड हटा देती है जहाँ पर सबका जाना मना था। तभी मिशाओ सिग्नल ढूंढते हुए वहाँ पर जाने लगती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। वहाँ पर कोई सिग्नल भी नहीं होता जिस वजह से वो वहीं पर फंस जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। इधर लू और बाव परेशान हो जाते हैं। मिशाओ अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई और ना ही उसने कोई कॉल किया। उसके बाद ये दोनों उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इधर मिशाओ रो रही होती है, काश कोई मेरी हेल्प करने के लिए आ जाए। तभी ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मिशाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लू उसे उठाकर लेकर जाने लगता है और दोनों ही काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। बाप बोलता आप दोनों भूल गए क्या, आप लोगों का बेटा भी है। इसके बाद जब ये लोग रूम में पहुँचते हैं तो मिशाओ लू की चोट देख लेती है और उस पर मेडिसिन लगाने लग जाती है। रात में ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हुए सो नहीं पा रहे होते। नेक्स्ट मॉर्निंग लू ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। मिशाओ उसे गाइड कर रही होती है। के बाद जब ये दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं तो ग्रैंडपा उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बोलते हैं अब मैं ना तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम दोनों जल्दी से मुझे एक पोती भी दे दोगे। ग्रैंडपा के जाते ही कोई डोर बेल बजाता है। चाओ को लगता है कि ग्रैंडपा ही वापस आ गए होंगे। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है वहाँ पर उसका चाइल्डहुड फ्रेंड यू आया होता है, कि अब्रॉड चला गया होता है। चाओ तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उन दोनों को साथ में देखकर सोचता अब ये जनाब कौन है। बाद में शाओ और यू मिलकर बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं और लू चुपके से उन दोनों को देख रहा होता है ये दोनों इतनी ज्यादा क्लोज कैसे हैं। तभी बाव आकर बोलते डैड आप फिक्र मत करो, मैं चुपके से इन दोनों की बातें सुनूंगा और आपको बता दूंगा। ये बातें सुनकर बाव बोलता है इन दोनों का रिश्ता कोई सिंपल नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है और कंपनी में आने के बाद वो अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। तभी वहाँ पर मिशाओ उसके लिए टिफिन लेकर पहुँच जाती है। लू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, चलो कम से कम इतनी तो अच्छी है ही ये। इसके बाद वो उसका लाया हुआ टिफिन एंजॉय करने लग जाता है। तभी वहाँ पर शिन आ जाती है और उसे प्रोजेक्ट मांग रही होती है। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तो कम से कम ये वाला काम तो मुझे दे ही दो ना। वो मान जाता है। इसके बाद वो किसी काम से बाहर चला जाता है। पीछे से शिन उसके सूप को टेस्ट करने लग जाती है। आखिर ऐसा क्या था इस सूप में जो इसे बड़े मजे से खा रहा था। अभी मिशाओ वहाँ पर आकर उसे देख लेती है और उसे पूछती है तुम लू का खाना क्यों खा रही हो। चाहती है लू ने ना मुझे ये खुद दिया है। ये सुनकर मिशाओ को गुस्सा आता है, वो अभी भी ऐसी हरकतें कर रहा है। सीन में मिशाओ को उसका फ्रेंड यू बाहर लंच पर इनवाइट कर लेता है तो वो चली जाती है। जब इन दोनों को साथ देखता है तो बहुत ही ज्यादा जल भुन जाता है। वो उसे पकड़कर घर लेकर आ जाता है।
वो बोलती है मेरा उसके साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं और नेक्स्ट डे दोनों ही बाव को पिक करने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं। बाव बोलता है अचानक से आप दोनों ही मुझे लेने के लिए कैसे आ गए? तो दोनों बोलने लग जाते हैं हम दोनों अलग अलग आए हैं, साथ में नहीं आए। असिस्टेंट पूछता है मुझे कार कहाँ लेकर चलनी है। शाओ लेफ्ट लेने के लिए बोलती है और लू राइट बोल देता है। असिस्टेंट बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसकी बात सुने। मिशाओ बोलती है मैं बॉस लेडी हूँ तो मेरी। लू बोलता है तुम्हें पेमेंट मैं देता हूँ तो मेरी बात सुनो। असिस्टेंट सोचता है इन दोनों कपल के झगड़े में तो मैं फंस गया। नेक्स्ट सीन में मिशाओ का फ्रेंड यू उसे कंपनी के बाहर पिक करने के लिए आया होता है, पर लू उसे देखकर मना करने लग जाता है। मेरी वाइफ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। यू बोलता है इसका तुम्हारे साथ डिवोर्स हो चुका है। लू बोलता है डिवोर्स अभी हुआ नहीं है, ये अभी भी मेरी वाइफ है और तुम उसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। शाओ दोनों से पीछा छुड़ाने के लिए टैक्सी में बैठकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मिशाओ बहाना बनाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और लू को फंसाने की कोशिश करती है। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मिशाओ से प्यार हो गया है? बोलता है मैं अब तक तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ सेवियर समझता हुआ आया हूँ। मैं अपनी वाइफ मिशाओ को ही पसंद करता हूँ। इसी में ये सभी लोग बिजनेस ट्रिप पर गए होते हैं, जहाँ पर शेन लू को ड्रग दे देती है और उसे होटल रूम में लेकर आ जाती है। लेकिन वो तो कैसे भी कर वहाँ से भाग जाता है और मिशाओ के पास पहुँच जाता है। वो उसे लेकर रूम में आ जाती है। लू उसे किस करने लग जाता है और हेल्प करने के लिए बोलता है, जिसके बाद दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही मिशाओ की जैसे ही नींद खुलती है तो वो इसके पैसे रखकर वहाँ से भाग जाती है और अपने बेटे बाव के साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाती है। दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, जिसके बाद तीनों साथ में मिलकर अम्यूजमेंट पार्क में एंजॉय कर रहे होते हैं। शिन वापस से लू को मनाने के लिए जाती है और उसे ड्रग देने के लिए उससे माफी मांगती है, पर भूलो मत कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, मुझे इतनी बड़ी चोट भी आ गई थी, तुम आके मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शिन की सारी बातें सुनकर लू बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी यहाँ पर उसे मिशाओ की रिपोर्ट मिल जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि मिशाओ के पैर पर चोट है। वो डॉक्टर से जाकर मिलकर सारी चीजें पूछने लग जाता है। वो उसे सब कुछ बता देता है। 5 साल पहले किसी की जान बचाई थी उसने, उसी दौरान उसे चोट लग गई थी और जिसकी उसने जान बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि लू ही है। लू ये जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो अब तक मिशाओ को गलत समझता हुआ आ रहा था और शिन ने उसे झूठ बोला था, जिसके बाद वो शिन से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लेता है। दूसरी तरफ मिशाओ की फ्रेंड और बाव बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि मिशाओ प्रेग्नेंट होती है और बाव को अब छोटा भाई बहन मिलने वाला होता है। अभी इतने में वहाँ पर लू आ जाता है और वो मिशाओ से माफी मांगने लग जाता है। मुझे पता लग गया है कि 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, पर मैंने तुम्हें अब तक गलत समझा। मुझे लगा था कि वो शिन है और अपने आप को मानने लग जाता है, तो वो उसे माफ कर देती है। वो बोलता है मुझे ना एक और चांस दे दो, अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, मैं ना तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। लेकिन मिशाओ उसका मुंह बंद कर देती है। अचानक से अपने प्यार का इजहार मत करो क्योंकि अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। इसके बाद लू से बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करने लग जाता है और मिशाओ को भी फाइनली सब कुछ याद आ जाता है कि वो लू से कितना ज्यादा प्यार किया करती थी। बाद दोनों फिर से शादी कर लेते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।